गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो क्या है कि ये जो है ना, ये भारत स्किल एमसीक्यूज का चौथा लेक्चर होने वाला है। 3 लेक्चर मैंने पढ़ा चुके हैं पहले, और उसमें मैं 200 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब इसमें 200 क्वेश्चन से लेकर 300 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा, मतलब कि 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो सामने जैसे लिखा, आप पढ़ सकते हो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर द ऑल आईटीआई इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो ये आईटीआई के जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है सेकेंड ईयर के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इससे एक क्वेश्चन बाहर भी नहीं आ सकता है आपका, जो एनुअल में होगा इसी के अंदर से आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। ओके, इनको बस याद रख लेना। इस वीडियो को, ये जो 3-4 लेक्चर्स होंगे, मे भी 10 लेक्चर बनाऊंगा मैं, 10 लेक्चर में इनसे बाहर नहीं आने का है। इनको जितना हो सके देखना, ठीक है। 2x की स्पीड करके देखना। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो 200 क्वेश्चन तक मैं पढ़ा चुका हूँ, 201 से। देखो एक कह रहा है, यदि एक फेज चलने के दौरान विफल हो जाए 3 फेज पिरामिड मोटर का क्या प्रभाव होगा। मतलब कि 3 फेज इंडक्शन 3 फेज सप्लाई से चलता है, एक फेज विफल हो जाए तो क्या होगा। तो एक फेज पे क्या होगा कि वो मोटर तो चलेगी, लेकिन फाइनली क्या होता है, थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाएगी। सी ऑप्शन होगा 201 का। अब देखो 202 क्वेश्चन देखिए। 202 में क्या क्या है, लोड के साथ चलने के दौरान एक फेज कट ऑफ होने पर 3 फेज इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव होगा। कि देखो लोड के साथ, वो बिना लोड का था, अब लोड के साथ चलने पर क्या होगा। तो ये दूसरी कंडीशन आ गई, तो उसमें क्या होगा, मोटर क्या करेगा, रन स्लो, मोटर धीरे धीरे, लेकिन वाइंडिंग विल बी द बर्न आउट। तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि लोड ज़्यादा होगा उस पर। ठीक है। 203 क्वेश्चन देखिए आप। 203 में क्या कह रहा है कि एक कलाबद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने का क्या कारण हो सकता है। मतलब ये है कि व्हाट इज द डिफेक्ट, मतलब डिफेक्ट क्या प्रभाव होगा इफ द स्टार्टर विद द सिंगल फेज प्रिवेंटर डज नॉट स्विच ऑन। मतलब सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ चला रहे हैं तो हम क्या होगा। देखो इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस, इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस होगा तो भी स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे ये समझना है कि फेजर प्रिवेंटर क्या होता है, जो फेज में कुछ गड़बड़ी हो तो उससे सावधानी रखता है। ठीक है। फंक्शन ऑफ द लाइन वोल्टेज नहीं, लॉस इन द कॉन्टैक्ट नहीं, रॉन्ग टर्मिनल्स ऑफ द कनेक्शन एट द मोटर, मतलब कि रॉन्ग टर्मिनल कनेक्शन ऑफ द मोटर। देखो ई ऑप्शन और डी ऑप्शन में से कोई एक है, ढंग से पढ़ो तो इसका आंसर आ जाएगा अनुचित कलाक्रम। मतलब इन प्रॉपर फेज सीक्वेंस होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन वो घूमेगा तो सही, लेकिन क्या है कि रॉन्ग टर्मिनल कनेक्शन होंगे तो नहीं घूम पाएगा। ठीक है, गलत होंगे तब नहीं घूम पाएगा। ओके, तो डी ऑप्शन होगा इसका। अब देखिए 204 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द डिफेक्ट इन एसी, व्हाट इज द डिफेक्ट एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट स्लो स्पीड ऑफ द लोड। मतलब लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर को कम गति पर चलाने का दोष क्या हो सकता है। तो उसका दोष क्या हो सकता है, ये चीज बताइए। देखो वो क्या होगा, उसके अंदर हो जाएगा ये पार्सली शॉर्टेड वाइंडिंग हो जाएगी। ओके, 204 का डी। एक सेकंड आप रुकना जरा। देखो 205 नंबर का क्वेश्चन, 205 क्या कह रहा है कि विच फोल्ड कंडीशन थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन एसी मोटर। मतलब ये है कौन सा दोष स्थिति में थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन जो है ओवरलोड रिले एसी प्रोनो मोटर की रक्षा करता है। तो वो कौन सा होगा, कौन सा को होगा, ओवरलोड, क्योंकि ओवरलोड में ओवर करंट हो जाती है। ठीक है। अब देखो 206 में क्या कहते हैं, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर ले तो रोटर क्या प्रभाव होगा। तो रोटर की बार्स क्या है, बंद हो जाएगी। ये भारत स्कूल में 6D का ऑप्शन दिया है। ठीक है। अब देखो 207, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ओपन सर्किट रोटर एट द इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट होने का क्या प्रभाव हो सकता है। तो देखो क्या होगा, यदि रोटर का सर्किट जो है वो खुला हुआ होगा तो होगा क्या कि मोटर रन करेगी कि विल द वेरी लो स्पीड, बहुत कम स्पीड पे करेगी, क्योंकि मोटर के रोटर में यदि कंपनसेटिंग वाइंडिंग होगी तो मोटर रन करेगी। ओके। अब देखो 208 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द रिक्वायर्ड ब्लो ऑफ फ्यूज। मतलब कि ब्लोइंग ऑफ फ्यूज आफ्टर मोटर रन द सेम टाइम। मतलब कि मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या प्रभाव हो सकता है। तो देखो अगर प्रॉपर इंसुलेशन नहीं होगा तो वाइंडिंग बार बार क्या होता है, वाइंडिंग शॉर्ट होती रहेगी, करंट ज्यादा हो जाएगी और इंसुलेशन खराब होगा तो शॉर्ट होगी। ओके, तो डी ऑप्शन होगा। अब देखो 209 क्वेश्चन, आपको केवल क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर लगाना है। मैं
दूसरी वीडियो बनाऊंगा कभी टाइम मिला तो, जिसमें मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका डिस्कशन भी बताऊंगा साथ में। अभी बस मेरा फोकस है केवल आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को पढ़ना और उनका आंसर ये है, ये टिक लगाना। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 209 क्वेश्चन के व्हाट हैपेंस द थ्री फेज इंडक्शन मोटर, क्या होगा जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में यदि एक फेज क्या हो जाए ड्यूरिंग द स्टार्टिंग के समय, क्या फेल हो जाए, एक फेज फेल हो जाए। तो मैंने आपको बता रखा है इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार आप बताने की कोशिश करो क्या होगा। मोटर तो रन करेगी लेकिन इमीडिएटली क्या हो जाएगी, वो तुरंत ही रुक जाएगी। ओके, 209 का ए। अब देखिए 210वां क्वेश्चन देखिए आप क्या होगा कि विच इज द कॉज ऑफ द थ्री फेज मोटर स्टार्टर विच सिंगल फेज मोटर प्रिवेंटर ट्रिप्स फ्रीक्वेंसी। मतलब थ्री फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का क्या कारण हो सकता है। मतलब अब ये क्या, सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप हो रहा है, सिंगल फेज प्रिवेंटर लगा रखा है और स्टार्ट करने में बार बार क्या हो जाए, ट्रिप हो जा रहा है। तो क्या हो जाए, इनकरेक्ट सेटिंग होगी। मतलब OLR जो ओवरलोड रिले है ना, चलाने पर एकदम से करंट अधिक लेता है तो वो ट्रिप हो जाएगा। अब देखो 211 नंबर का क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि थ्री फेज मोटर स्टेटर वाइंडिंग के आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपथ कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है। तो वो क्या प्रदर्शित करता है, देखो यहाँ पर इसको और ढंग से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि रैपिड वाइब्रेशन ऑफ द हेक्सा ब्लेड, मतलब ये है कि यदि शॉर्ट सर्किट है ना उसके रोटर का, यदि हेक्सा ब्लेड हम उसके ऊपर रखते हैं तो वो वाइब्रेट करता है। ओके, तो वाइब्रेट करता है तो इसका मतलब क्या है, वो शॉर्ट सर्किट दोष है। ओके, 212 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। 212 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। मतलब क्या है कि एक फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो आप इस पर कौन सा लगाना चाहोगे, देखो क्या है, ये है फैराडे का नियम। ठीक है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पे काम करता है, मैंने बता रखा है बहुत पहले से ही। अब 213 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंगल फेज मोटर इंडक्शन टाइप में। ओके, अब देखिए आप 214 नंबर का क्वेश्चन देखो। 214 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज सिंगल फेज मोटर, वही है वर्किंग प्रिंसिपल बताए, फैराडे के नियम पर ही काम करेगा। डी 214 का डी आंसर। अब देखो 215 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप क्या कहना चाह रहा है। 215 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलुस्ट्रेट। मतलब विच टाइप ऑफ द सिंगल फेज मोटर इलुस्ट्रेट, मतलब किसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है और ये कैपेसिटर दो है, मतलब टू परमानेंट कैपेसिटर तो नहीं है, एक परमानेंट है और एक कैपेसिटर स्टार्ट है। मतलब कैपेसिटर स्टार्ट करेगा और फिर उसके बाद रन करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 216 के विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज क्लासिफाइड अंडर द कम्यूटेटर मोटर। बताओ कम्यूटेटर वाली मोटर कौन सी हो सकती है, आप बताओ जरा। रिपल्सन टाइप मोटर कम्यूटेटर टाइप मोटर होती है, इसमें कोई सी भी वो नहीं आ रही है, मतलब जो मिक्सर जूसी मिक्सी ग्राइंडर के अंदर ये यूनिवर्सल मोटर है वो नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये ही है रिपल्सन वाली। ओके, अब देखो 217 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। 217 में क्या कहा गया है, विच मेथड इज एडोप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन से मेथड को हम अपनाते हैं, तो वो स्प्लिट फेज वाला होता है। ठीक है, स्प्लिट फेज मोटर फेजों को क्या कर देता है, सिंगल फेज को दो भागों में कर देते हैं, तब जाके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चल पाती है। अब देखो 218 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर। अभी ये किसका है, देखो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है और कैपेसिटर लगा हुआ है। मतलब ये है कि कैपेसिटर स्टार्ट तो हो जाएगी लेकिन जो रन करेगी वो किस स्पीड पर करेगी, रन इंडक्शन टाइप पर करेगी। ठीक है, तो कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद रन इंडक्शन टाइप में करेगी। ओके, तो देखो 219 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे क्वेश्चन पर फोकस देना, मेरे शब्दों पर फोकस देना। ठीक है, देखो 219 कह रहा है यूनिवर्सल मोटर के अपकेंद्रित गति नियंत्रण विधि का सी का उद्देश्य क्या होता है। तो उसमें सी मतलब कैपेसिटर का उद्देश्य केवल ये होगा कि वो क्या कर दे, जो ब्रशेज है ना उनके स्पार्किंग को कम कर दे। ओके, 219 का डी। अब देखो 220 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कहा है विच टाइप ऑफ द वाइंडिंग वायर इज यूज दो रिवाइंडिंग सबमरीन। सबमरीन टाइप में पीवीसी प्रकार का करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। 220 का ए। अब देखो 221 क्या कहना चाह रहा है, 221 कहना चाह रहा है विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर हैविंग लो स्टार्टिंग टॉर्क। बताओ किसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे कम होगा, भाई उसका होगा ना रेजिस्टेंस टाइप वाला का, सबसे कम होता है इसका, ध्यान रखना आप। ठीक है, अब देखो 222 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच सिंगल फेज मोटर। मतलब यह है कि
सिंगल फेज मोटर साइंटिफिक स्विच का क्या होता है, मतलब क्या वर्क होता है। देखो वो वाइंडिंग को क्या कर देता है, अलग कर देता है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है ना उसको अलग कर देता है। अब देखो 223, वाट इज द एप्लीकेशन यूनिवर्सल मोटर, मतलब फूड मिक्सचर, मतलब जूसी मिक्सी ग्राइंडर में काम आता है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है। अब देखो 224, सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विद द बाउंड रोटर। अब ये कहना चाह रहा है, बताओ रिपल्सन, ये कहना चाह रहा है कि कौन सा मोटर इज फिटेड विद द बाउंड रोटर, मतलब ये है जिसके रोटर में क्या हो, सिंगल फेज मोटर ऐसा जिसकी रोटर भी क्या हो, वाइंड टाइप हो, वो रिपल्सन टाइप होता है जिसमें कम्यूटेटर वगैरह लगा होता है। ओके, जहां पर कम्यूटेटर है इसका मतलब क्या, वाइंडिंग लगी हुई है उसमें। अब देखो 225 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। 225 में क्या कहा गया है कि प्रतिरोध के संबंध में कि एक फेज मोटर की रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध होता है। तो क्या संबंध होगा कि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, देखो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के दोनों के बीच में मैंने बता रखा है कि रनिंग वाइंडिंग जो होती है उसका कम होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस ज़्यादा इसलिए रखता है क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा देता है। ओके, और वो बढ़ाएगा तो चलेगा। अब देखो 226 का क्वेश्चन। अब ये सैडेड पोल मोटर जो होती है ना उसका चित्र है। तो ये कह रहा है कि ये वाला पार्ट जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये देखो ये होता तो ऐसे शेडेड रिंग है, ये शेडेड रिंग होती है, ये शेडेड पोल होता है, ये अनशेडेड पोल होता है। तो इसका काम होता है केवल जो फ्लक्स जो आ रहा है ना, फ्लक्स को इधर मूव कराने का काम होता है, मतलब इधर को मूव कराना, इनिशिएट करना, एक डायरेक्शन में इनिशिएट करना, जिस कारण क्या हो कि इधर को रोटर घूमना शुरू कर दे। ओके, अब देखो 226 का तो पता चल गया सी आंसर है। अब 227 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कहा गया है कि कैसे, हाउ, मतलब हाउ मैंने कैसे डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, कैसे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रन इज रिवर्स, मतलब कि दिशा को कैसे बदल सकते हैं हम, रोटेशन की डायरेक्शन को इंडक्शन मोटर की उल्टा कर सकते, तो कैसे कर सकते हैं। देखो उसा करते हैं बाय चेंजिंग द मेन टर्मिनल्स, वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करके। वाइंडिंग का कौन सा कह रहा है, जो कैपेसिटर लगा हुआ होता है। ओके, जहां पर वैसे होना, इसका होना चाहिए बाय चेंजिंग द कैपेसिटर कनेक्शन, होना चाहिए बी, लेकिन इसका आंसर है सी। ओके, 227 का सी आंसर आपको लगाना है, बी नहीं लगाना है। ओके, 228 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब। 228 नंबर का कि विच सिंगल फेज मोटर स्टेप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉय, मतलब ये है कि किस सिंगल फेज मोटर की मोटर में जो टेप्ड फील्ड होती है वो कौन सी, यूनिवर्सल वाली होती है, मतलब कि स्पीड कंट्रोल करनी है तो उसकी वाइंडिंग पर टेप्ड होता है। ओके, टेपिंग का मतलब बाहर टर्मिनल होते हैं। देखो 229 टाइप का, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज फॉर मिक्सी ग्राइंडर, जो से मिक्सी ग्राइंडर फोर्ड मिक्सचर में करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब देखो 230 नंबर का क्वेश्चन के व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, के एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग के बीच में कितना एंगल होता है। तो भैया 90 डिग्री का होता है, मैंने बता रखा है आपको 90 डिग्री का एंगल होता है। 231, देखो 231 में क्या करा है, वाई द स्टेशन मोटर सुटेबल फॉर द साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग में इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉइज लेस होता है स्टेशन मोटर। अब देखो 232 नंबर का क्वेश्चन देखे, विच मोटर इज प्रेफर्ड विद द डोमेस्टिक वाटर पंप, भाई देखो डोमेस्टिक वाटर पंप के अंदर कौन सा होता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है। 233 देखिए कि विच टाइप ऑफ मोटर हैव द रिलेटिव स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क, बताओ किसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे कम होगा, यूनिवर्सल मोटर का सबसे अधिक होता है, कैपेसिटर का कम, इनका भी कम, मतलब सबसे कम जो होता है ना वो किसका होता है, जहां पर रेजिस्टेंस हो। ओके, अब देखो 234, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रिफ्यूगल स्विच स्प्लिट फेज, मतलब यह है स्प्लिट फेज मोटर के सेंट्रिफ्यूगल स्विच का कार्य क्या होता है। भाई तो सीधी बात है भाई, क्या करेगा वो, क्या कर देगा, कम, मतलब कि ब्रेक कर देगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग करेगा। ओके, अब देखो 235 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वो कि हाउ कैसे प्रोड्यूस करते हैं स्टार्टिंग टॉर्क इन शेडेड पोल फैन मोटर, मतलब ये है कि एक जो शेडेड पोल मोटर का पंखा होता है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क को कैसे उत्पन्न किया जाता है। उसमें होती क्या है कि रिंग लगी होती है, क्या होती है, रिंग, शेडेड रिंग जिसे कहते हैं, तो उसके कारण होता है। ओके, अब देखो 236 नंबर का क्वेश्चन
के पंखा मोटर सर्किट में, मतलब कि फैन वाला, क्या रीजन होता है परमानेंट कैपेसिटर का प्रयोग, मतलब कि क्या रीजन होता है परमानेंट कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं फैन मोटर में। ठीक है, तो वो क्यों करते हैं भाई, सीधी सी बद्दे को पहले बताओ। स्पीड रेगुलेशन के लिए नहीं करते हैं, रोअर पावर कंजप्शन नहीं करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द फेज फॉर टॉर्क, मतलब एक फेज को दो भागों में तोड़ देना और के टॉर्क की वजह से। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा 236 का सी बिल्कुल ठीक आंसर है। अब देखो 237 नंबर का, विच मोटर हैविंग द हाफ कोइल वाइंडिंग। देखो हाफ कोइल वाइंडिंग किस में होती है, वो सीलिंग फैन में ही होती है। किसमें? सीलिंग फैन में हाफ कोइल वाइंडिंग होती है। ओके, आधा कर देना, एक फेज को दो। अब देखो 238 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई रनिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द कोर, मतलब कि रनिंग वाइंडिंग को हमेशा बॉटम मतलब अंदर की ओर क्यों रखते हैं। क्योंकि होता क्या है कि उसका हाई इंडक्टेंस होता है, बाहर रखेंगे तो उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। ओके, देखो 239 में क्या कह रहा है कि ये देखो सीलिंग फैन कह रहा है, सीलिंग फैन स्लॉट्स इतना है, 14 पोल्स दिए हैं और 14 कोइल्स दिए हैं, हाफ कोइल कनेक्शन आपको बताना है। कौन सा हाफ कोइल कनेक्शन बताना है, तो इसका आंसर पहले आप 90 लिख लो, यही ध्यान रखना। 28 स्लॉट जहाँ पे हाफ कोइल कनेक्शन हो तो वहाँ की जो वाइंडिंग होती है वो 90 डिग्री प्लेस होती है, तो इसका आंसर तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके, इस प्रकार से 90 डिग्री यहाँ पर वाइंडिंग होगी, ठीक है, और यहाँ पर वाइंडिंग होगी इस प्रकार से, और यहाँ पर तो इन दोनों के बीच का एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ओके, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब देखो 240 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सैडेड पोल मोटर। देखो सैडेड पोल मोटर की एप्लीकेशन क्या होगी, मैंने आपको एक बार बताया, देखो हेयर ड्रायर में तो प्रयोग होगा ही। ठीक है, सैडेड पोल का जो प्रयोग होता है वो जैसे कूलर वगैरह होता है, कूलर के पानी को जो पंप करता है उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। कौन सा सैडेड पोल मोटर का प्रयोग करते हैं, 240 का ये आंसर। जो चीज़ मैं बताऊं उसको ध्यान रखना है बस। देखो विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर यूज फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। देखो हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर कौन सी प्रयोग होती है, स्टेपर मोटर होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टेपर मोटर कांस्टेंट स्पीड पे ही घूमती रहती है अभी। ओके, तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर के इस्तेमाल होने वाली सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य होता है। सीधी सी बात मैंने आपको बता रखा है, वो क्या करती है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच 75 से 80% स्पीड जब अचीव हो जाएगी, वो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी उसको ब्रेक कर देगी। ओके, ध्यान रखना आप। देखो 243 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर हैविंग द वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क देन एनी अदर टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर, मतलब किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर के मोटर का किसी अन्य सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो भैया यूनिवर्सल मोटर होती है, शुरू में बताया था, जहाँ पर कैपेसिटर हो उसके अलावा यदि कैपेसिटर नहीं है तो उसमें क्या सिंगल फेज होगा, मतलब जो सीरीज, कौन सा यूनिवर्सल मोटर, ये सीरीज डीसी मोटर होता है, ध्यान रखना, शब्दों पे ध्यान देना आप, डीसी सीरीज मोटर होता है वो यूनिवर्सल वाला। अब देखो 244 वाला क्या कह रहा है, 240 नंबर क्वेश्चन के संधारित्र मतलब कैपेसिटर एक फेज स्थायी परमानेंट कैपेसिटर में कहाँ जोड़ा जाता है। भाई सीधी सी बात है, कैपेसिटर को हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग में जोड़ते हैं, कौन सी, और वो भी सीरीज में जोड़ते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। 245 नंबर का क्वेश्चन देखो कि विच मोटर इज टेबल फैन, टेबल फैन में कौन सा प्रयोग करते हैं, परमानेंट कैपेसिटर लगा होता है उसके अंदर, तो 245 का डी आंसर। अब देखो 246 नंबर का, क्या इफेक्ट होगा यदि कोयल ग्रुप कनेक्टिंग एक रॉन्ग कनेक्शन में एक सिंगल फेज मोटर, मतलब कोयल ग्रुप क्या होगा, देखो उस समय क्या होगा, मतलब क्या प्रभाव होगा जब कोयल ग्रुप कनेक्शन इज रॉन्ग कनेक्टेड इन द सिंगल फेज मोटर रिवाइंडिंग। तो सिंगल फेज मोटर की हम क्या कर रहे हैं, रिवाइंडिंग कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, कोयल कनेक्शन ग्रुप क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो उस समय हमें क्या देखने को मिलेगा कि मोटर रन नहीं करेगी, क्या करेगी, मोटर रन नहीं करेगी। ओके, देखो यहाँ पर ये कम्यूटेटर्स लगे हुए हैं, ये ब्रशेज लगे हुए हैं, ये वाइंडिंग है, ये पोल्स हैं, ऊपर जो दिखाए गए हैं ये पोल्स हैं। ओके, अब ये क्या कहना चाह रहे, देखो ये रिपल्सन टाइप है, रिपल्सन टाइप के पीछे मैंने क्वेश्चन अभी करवाया था, उसमें बताया था, बताओ उसमें कहा था ना कि ब्रशेज किस में लगे होते हैं, तो मैंने बताया था रिपल्सन टाइप मोटर में लगे होते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि इफ द मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्ट्स टू एनोदर, यदि इस मैग्नेटिक एक्सिस को हम एक दूसरे से रिप्लेस कर दे तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है रिपल्सन मोटर की। तो 248 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रिफ्यूगल स्विच इज नॉट डिस्कनेक्टेड आफ्टर द मोटर स्टार्टर। मतलब मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्रित स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव होगा। तो मोटर की वाइंडिंग क्या, स्टार्टिंग वाइंडिंग पर, तो मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या अधिक गर्म होने लगेगी, बंद हो जाएगी। ओके, अब देखो 250 नंबर का क्वेश्चन, हाउ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन रिपल्सन मोटर इज नॉट बी रिवर्स्ड। मतलब कि प्रतिकर्षण का मतलब ये क्या होता है, रिपल्सन। रिपल्सन मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन को कैसे उल्टा करना होता है। मैंने ब्रश एक्सिस जो है उसको चेंज करना बताया था, जब ब्रश एक्सिस चेंज करेंगे तभी होगी। अब देखो 250 नंबर का क्वेश्चन, हाउ ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेंट्रिफ्यूगल स्विच, ठीक है, विद द सेंट्रिफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड। अब इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी, ठीक है, डी होगा। मतलब स्पार्क को क्या करता है, स्पार्क कॉन्टैक्ट्स के बीच स्पार्क को कम करता है, इसलिए भी उसका प्रयोग करते हैं। अब 251 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब 251 कह रहा है कि क्या इफेक्ट होगा इफ सम स्लॉट्स इन स्प्लिट फेज मोटर लेफ्ट आउट इन द वाइंडिंग आफ्टर द कंप्लीट द कनेक्शन। तो ये कहना चाह रहा है सीधा सीधा कि हमने वाइंडिंग कर दी है, उसमें कुछ स्लॉट छूट गए हैं वाइंडिंग करने के लिए, तो क्या प्रभाव होगा। तो कुछ नहीं, हो सकता है कि स्पीड पे बस थोड़ा सा फर्क पड़े, लेकिन चलेगी वो जैसी चलनी चाहिए, नॉर्मली जैसी वर्क करनी चाहिए वैसे ही वो वर्क करेगी। ओके, 251 का ये। देखो 252 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाउ द रेडियो इंटरफेरेंस कैन बी सप्रेस्ड इन सेंट्रिफ्यूगल स्विच मेथड टू बी स्पीड कंट्रोल ऑफ द यूनिवर्सल मोटर। मतलब सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण को अपकेंद्रित स्विच विधि द्वारा रेडियो इंटरफेरेंस को कैसे दबाया जा सकता है। भाई कैपेसिटर का यूज कर लो, बाय द कनेक्शन द अक्रॉस द सेंट्रिफ्यूगल स्विच। तो सेंट्रिफ्यूगल स्विच के यदि बिल्कुल पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है ना, इसका मतलब रेडियो इंटरफेरेंस को वो कम कर रहा है, ध्यान रखना। 152 का ये आंसर। अब 153 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला बताना है आपको ईएमएफ पर फेज आइडियल ट्रांसफॉर्मर में। देखो ये होता है 4.445 FT, पूरा फॉर्मूला क्या है 4.445 FT केसी केडी भी हो जाएगा इसके अंदर, जिसे वाइंडिंग फैक्टर कहते हैं। वो नहीं है तो कोई नहीं, इस वाले आंसर को लगाना है डी ऑप्शन को। अब देखो 254 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा को खोजने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा आपको पता करनी है, कौन सी, प्रेरित ईएमएफ की दिशा को आपको पता करना है। तो देखो फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम, ईएमएफ करना हो तो राइट हैंड, और यदि रोटेशन की डायरेक्शन आपको करनी है तो लेफ्ट हैंड का प्रयोग, ठीक है। अब 255 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट। देखो ये जो पार्ट है ना, ये रोटर वाला पार्ट होता है। रोटर पार्ट के भी अगर ये पोल्स उभरे हुए आपको दिख रहे हैं तो इन्हें कहते हैं सैडेड पोल। क्या कहते हैं, सैडेड पोल। यदि सिलेंड्रिकल होगा इस प्रकार से और यहाँ पर छोटे छोटे से स्लॉट कट्टे होंगे तो वो सिलेंड्रिकल टाइप होता है। कौन सा, सिलेंड्रिकल टाइप। ओके, लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि ये पोल जो है ना इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहे हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये जो पोल है ना ऊपर का, ये शेडेड पोल होता है, उभरा हुआ पोल जिसे कहते हैं। तो सी आंसर होगा 255 का सी आंसर। तो यहाँ पे एरो दिखा रखा है ना आपको, तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सा पार्ट है इस वाले रोटर के अंदर। तो भैया शेडेड पोल रोटर का ही पार्ट होता है, शेडेड पोल। ओके, अब देखो 256 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं, फॉर्मूला बताना है आपको ईएमएफ का। मैंने आपको अभी बताया था केसी केडी भी आ जाते हैं। देखो 4.44 केसी केडी, अब फ्रीक्वेंसी भी आएगी इसके अंदर, तो फ्रीक्वेंसी आएगी तो कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, कौन सा, सी। देखो 4.44 केसी केडी एफ टी फाई एम, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा सी। 257 क्वेश्चन देखिए कि हाउ अल्टरनेटर इरेटेड। देखो अल्टरनेटर की हो चाहे हो ट्रांसफॉर्मर की, ये दोनों पर लोड डिसाइड नहीं होता है। मेरे शब्दों को जरा बहुत ध्यान से समझना आप। इसमें क्या कहा गया है कि अल्टरनेटर हो चाहे ट्रांसफॉर्मर हो, दोनों पर लोड डिसाइड नहीं होता है। लोड डालेंगे तब कोस फाई डिसाइड होता है, कोस फाई डिसाइड होगा तब ये पावर फैक्टर, मतलब ये पावर फैक्टर होता है। जहां पर पावर फैक्टर डिसाइड हो जाए तो वहां पर रेटिंग जो हो जाएगी वो वाट में हो जाती है या किलोवाट में हो जाती है, किलोवाट में। यदि रेटिंग डिसाइड नहीं है तो वो किलो वोल्ट एम्पियर, कौन सी, किलो वोल्ट एम्पियर या फिर वोल्ट एम्पियर में उसकी रेटिंग रहती है।
ओके, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, यही इसका कारण है। तो 257 का ए आंसर हो जाएगा। अब देखो 258 क्या कह रहा है कि फॉर्मूला बताइए आप स्पीड रेगुलेशन का। कौन सा, सॉरी स्पीड कह रहा, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला बताना है, ठीक है, अल्टरनेटर के लिए। तो ये होता है फुल लोड, नो लोड अपॉन फुल लोड, नो लोड माइनस के फुल लोड अपॉन फुल लोड, यही होता है इसका, नो लोड माइनस के फुल लोड अपॉन फुल लोड। वोल्टेज कह रहा है, नो लोड पर वोल्टेज, फुल लोड पर वोल्टेज और फुल लोड पर वोल्टेज, ये जो होता है इसको भाग करने पर जो होता है ये परसेंटेज रेगुलेशन होता है। परसेंटेज तब आती है जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से। ओके, 258 का बी आंसर। देखो 59 देखिए आप, 259 नंबर का आपको पोल दे दिए और 1000 आरपीएम दे दिए, भी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, फाइव बराबर पहले आपको स्पीड का फॉर्मूला ध्यान रखना, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला उससे आप निकाल सकते हो। NS बराबर 120 अपॉन पी होता है, 120 F अपॉन पी। इस वाले फॉर्मूले से देखो ये 120 है, 120 F अपॉन पी है। अब यहां से F आप निकाल लोगे तो आपको पोल और स्पीड पता होनी चाहिए, वही चीज यहां लिखा, देखो NP अपॉन 120 कर देना भाई, NP अपॉन 120, NP अपॉन 120। अब आप n की वैल्यू रखिए ऊपर, यहाँ पे n की वैल्यू रखोगे, यहाँ p की वैल्यू, बस जो भी आंसर आएगा वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी वो कौन सी होगी, 50 हर्ट्ज हो जाएगी, आप कैलकुलेट कर लेना। 260 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि स्पीड बतानी है, वही फॉर्मूला आपको लगाना है। देखो पोल दे दिए, फ्रीक्वेंसी दे दी, स्पीड का फॉर्मूला वही है, n बराबर 120 अपॉन पी। तो n बराबर 120 अपॉन पी आप लगाओगे तो 120 तो ऑलरेडी है, f का मान कितना है, देखो 50 है ऊपर, ये f का मान 50 है, 50, और p का मान कितना है, 2 है, तो 2 है। अब बताइए 2 से आप इसे काटोगे 60 आ जाएगा, 60, अब तो 6 पंजे 30, मतलब 3000 आरपीएम आ गया, ठीक है। 260 का सी आंसर हो गया। देखो 261 देखिए के व्हाट कंडीशन टू द लैंप बिकम डार्क, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये अल्टरनेटर का क्वेश्चन है, किसका, अल्टरनेटर का। अब ये पैरेलल ऑपरेशन की बात कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि यदि ऐसी कौन सी कंडीशन है, व्हाट कंडीशन द लैंप बिकम डार्क, डार्क लैंप मेथड ऑफ द पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन करते हैं अगर डार्क लैंप मेथड का हम प्रयोग करें तो कौन कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो करता है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, किसको, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी यदि इक्वल है तो डार्क हो जाएंगे लैंप, तो ये इसी चीज को कह रहा है, ठीक है। 261 का बी आंसर। देखो 262 में क्या कह रहा है कि हाउ द कंपनसेट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन। पहले आप ध्यान रखना, आर्मेचर रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है कि मैन फ्लक्स को कम कर देती है। जो आर्मेचर का फ्लक्स होता है ना, वो हमेशा मैन फ्लक्स को क्या होता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो रिड्यूस जो करता है वो दो इफेक्ट से करता है, एक तो डीमैग्नेटाइजिंग और एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो यहाँ पे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं जिससे कि आर्मेचर रिएक्शन खत्म हो जाए और हमारा मैन फील्ड जो है ना उसी प्रकार से जाकर उसी प्रकार से ही ईएमएफ को इंड्यूस करे जिस प्रकार से पहले शुरुआत में कराता है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, हमें क्या करने का, फील्ड एक्साइटेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना है, फील्ड एक्साइटेशन को। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, इसको ध्यान रखना है। देखो होता क्या है, देखो ये पोल है, ये पोल है, ऐसे ऐसे समझो, या फिर एन समझो, एन पोल है तो यहाँ से फ्लक्स बाहर निकलेगा, इस प्रकार से बाहर जाएगा। यहाँ पे आर्मेचर है, आर्मेचर की कंडक्टर से कट होगा, कट होने के बाद इसका खुद का फ्लक्स भी क्या होगा, निकलेगा। अब इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स ये एक दूसरे के अपोजिट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। कौन सा, डीमैग्नेटाइज। ओके, इसको हम तभी तो बढ़ा पाएंगे जब इस वाले फ्लक्स को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यहाँ से फ्लक्स ज़्यादा जाने लगेगा तो अपोजिट जो इसके दिशा में आ रहा है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसे ही तो कहेंगे हम फ्लक्स को बढ़ा देना, तभी तो डीमैग्नेटाइज कम होगा। 261 का सी आंसर। देखो 263 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंक्रोनोस्कोप। सिंक्रोनोस्कोप का जो प्रयोग करते हैं वो हम क्या करते हैं, इंडिकेट करने के लिए क्या, पैरेललिंग, पैरेलल इंस्टेंट, मतलब कि दो मोटर पैरेलल में कनेक्ट हो गई हैं या नहीं, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंक्रोनोस्कोप का।
264 में क्या कहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स डीसी टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर। अब एक चीज बताइए, आप ये चीज कहना चाह रहे हैं कि अल्टरनेटर के अंदर हमें डीसी जो रोटर है, रोटर पे डीसी प्रोवाइड करनी है, तो हम क्या करते हैं, मतलब उस चीज को क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम, उसे एक्साइटेशन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन। डीसी को प्रोवाइड करना ही एक्साइटेशन कहता है। अब देखो 265 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डैम्पर वाइंडिंग इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के अंदर डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग क्या होता है, कि वो डैम्पर वाइंडिंग करती क्या है कि वो हंटिंग को एक तो कम कर देती है, सबसे पहली चीज हंटिंग को कम कर देती है। दूसरी क्या होती है कि रोटर को इनिशियली स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कि अल्टरनेटर देखो सेल्फ स्टार्ट होता नहीं है, लेकिन इस डैम्पर वाइंडिंग को करने पर क्या हो जाती है, वो स्टार्ट भी हो जाती है अपने आप। ध्यान रखना। अब 265, अब देखो 266 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब 266 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाई बिफोर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द अल्टरनेटर। मतलब अल्टरनेटर के समांतर प्रचलन से पहले किस स्थिति को संतुलित करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 267 नंबर का 267 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेट कनेक्शन टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और पोल्स इतने देते। आपको स्पीड ज्ञात करनी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एन एस बराबर फॉर्मूला लगाना, एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी, 120 इंटू में एफ अपॉन पी आपको लगाना है। नाम आपको आप वो ये सारी वैल्यूज रख देनी है, पी की वैल्यू रख दो और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख दो। जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1500 आएगा, ठीक है, 1500 आरपीएम। अब देखो 268 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 268 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दो अल्टरनेटर के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं, मतलब जलने की बात कर रहा है, किस हालत में वो जलेंगे और लैंप बुझ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस आपको बतानी है, तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की कंडीशन होती है, फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, ओके। अब देखो 269, इसमें क्या करा है कि यदि भार बढ़ता है, यदि लोड बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो क्या कह रहा है, ये किस चीज के कारण होता है, तो ये आर्मेचर, किसका, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप के कारण होता है। किसका, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप के कारण। 270 नंबर का, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग इन एसी जनरेटर। अब देखो एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का जो प्रयोग है वो हम किस उद्देश्य के लिए करते हैं, वो करते हैं हंटिंग को। आपको बताया था जहां पर डैम्पर वाइंडिंग है वहां पर हंटिंग शब्द जरूर आएगा, ओके। 271 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब ये अल्टरनेटर है एक प्रकार का, आगे वाला पार्ट एक्साइटर होता है और ये हमारा मेन अल्टरनेटर के होते हैं। ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होती है और यहाँ पर मेन फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप। ये 2D डायमेंशन बता रहा है, 2D डायग्राम है ये। अब ये अल्टरनेटर है, अब इसके अंदर पूछ क्या रहा है, देखो व्हाट इज द टाइप ऑफ अल्टरनेटर, किस प्रकार का अल्टरनेटर है। तो ये हो गया ब्रशलेस, इसमें कहीं भी आपको ब्रश नहीं दिखा रखे हैं, ठीक है, तो ब्रशलेस वाला है ये। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है कि आपको स्पीड बतानी है, पोल्स आपको दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी आपको वही फॉर्मूला लगाना है, एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी, जो मैंने आपको लिखवा दिया था अभी थोड़ी देर पहले। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी क्या, एफ, वहां से फ्रीक्वेंसी आपको निकाल लिया। देखो 273 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग द रोटेटिंग टाइप अल्टरनेटर, ठीक है, फील्ड। और वो क्या कहना चाह रहा है, फील्ड मतलब रोटेटिंग टाइप फील्ड का जो फायदा है वो क्या होता है। तो वो क्या कहता है, देखो वहां पर एक तो दो स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि खर्चा कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हम 3 स्लिप रिंग प्रयोग करेंगे या 3 चीजें प्रयोग करेंगे तो वहां पर हमारी दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत सारे, यदि हम आर्मेचर को रोटर पे रख देंगे तो वो भारी हो जाएगा, वो घूम नहीं पाएगा। तो बहुत सारे कारण हैं, इनमें से एक कारण जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है स्लिप रिंग का, ठीक है। 273 का डी। आपको बस फोकस करना है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर याद रखना है। देखो 274 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज द फील्ड एक्साइटेशन करंट इन अल्टरनेटर। मतलब अल्टरनेटर के अंदर फील्ड एक्साइटेशन धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या करते हैं, डीमैग्नेटाइज इफेक्ट कम हो जाएगा, ये थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। अब देखो 275 नंबर का क्वेश्चन, 275 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिच फैक्टर आपको बताना है, क्या पिच फैक्टर बताना है वाइंडिंग का, हैविंग द 36 सिलोज आपको दे रखे हैं
और 4 पोल दे रखे हैं, कैसे 4 पोल दे रखे हैं, और एंगल कितने हैं, 30 डिग्री का एंगल अल्टरनेटर का आपको दे रखा है। ठीक है, 30 डिग्री एंगल दे रखा है। तो आपको क्या बताना है, इसमें बताना है कि पिच फैक्टर का फॉर्मूला जो देखो केसी जो होता है वो होता है देखो कोस फाई और कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये पिच फैक्टर का फॉर्मूला होता है केसी बराबर कोस अल्फा बाई 2। और ये कोयल पिच फैक्टर का होता है कोयल पिच, जबकि पिच फैक्टर का जो फॉर्मूला होगा केसी और केडी को मिलाकर जो पिच फैक्टर बनता है, पिच फैक्टर जो बनता है वो मल्टीप्लाई बनता है केसी एंड केडी, इन दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके पिच फैक्टर बनता है। कोयल पिच फैक्टर मतलब पिच फैक्टर, केवल पिच फैक्टर। ठीक है, इन दोनों, इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होगा केडी का, वो केडी होगा साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2, एम साइन बीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। मतलब इनको जब हम ज्ञात करेंगे तब जाकर हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है जहां पर आपको 0.965 दिखाई दे वहां पर 75 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है बस, तब आपको बी पे आंसर लगाना है। ओके, देखो 276 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हंटिंग इफेक्ट इन अल्टरनेटर। देखो हंटिंग, ये कह रहा है कि अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का क्या कारण हो सकता है। तो क्या कारण हो सकता है, ड्यू टू द कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन सिंस लोड, मतलब रोटर जो शाफ्ट पर लोड होगा, सॉरी अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो लोड होगा टर्मिनलों के बीच में वो बार बार घट बढ़ रहा है, तब उस कारण फ्लक्चुएशन आ जाती हैं, तब वो क्या करता है, हंटिंग करने लगता है। 276 का डी। 270 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन प्रिवेंटर। आपको देखो एक तो इतना दे दिया वोल्टेज और इतना वोल्टेज दे दिया। आपको कह रहा है कि यदि लोड इज रिमूव्ड, लोड को हटा दिया जाए तब अल्टरनेटर का वोल्टेज इतने से इतने पहुंच जाता है, मतलब इतने से इतने पहुंच जाता है। तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला बता रखा है, वोल्टेज नो लोड पर और वोल्टेज फुल लोड पर और बटे में वोल्टेज फुल लोड पर, और इसके इनटू में कर देंगे 100। आप जब इन दोनों वैल्यू को इसमें रखोगे, देखो ये नो लोड वाली है और ये फुल लोड वाली है। ठीक है, सॉरी ये फुल लोड पर वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो ये फुल लोड वाली है और ये नो लोड वाली है। ठीक है, नो लोड पे वोल्टेज ज़्यादा मिलती है, फुल लोड पर वोल्टेज थोड़ी कम हो जाती है। तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखोगे, जो भी आपका आएगा वो आएगा आपका 37.5 आंसर। अब देखो 278 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कन्वर्टर है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। ये किस प्रकार का कन्वर्टर है, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। आपको तो ये SCR होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब 279 का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। ये किस प्रकार का कन्वर्टर है, तो ध्यान रखना ये रोटरी कन्वर्टर है। मैंने इसको पढ़ा दिया था, फिजिकल क्लास में पढ़ा दिया था। अब देखो 280 नंबर का क्वेश्चन है, वाई DC सप्लाई इज नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन। तो देखो मोटर ऑपरेशन, सिंक्रोनस मोटर को ऑपरेशन के लिए DC सप्लाई की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि रन मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। अगर DC सप्लाई नहीं देंगे सिंक्रोनस मोटर पर, लॉकिंग के हिसाब से सिंक्रोनस मोटर पर नहीं घूम पाएगा। ओके, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक लॉकिंग होती है। अब देखो 281, अब व्हाट टैक्स ए बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों प्रकार से कार्य करता हो, वो चीज क्या हो सकती है, वो सिंक्रोनस कन्वर्टर ही होता है जो दोनों प्रकार से काम करता है। ठीक है, 282 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर का फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टर का कार्य क्या होता है। अब इन्वर्टर का कार्य देखिए क्या होता है, इन्वर्टर का कार्य होता है DC to AC करना। ओके, अब देखो 283 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि विच कन्वर्टर डिवाइस कैन बी कन्वर्टेड लोडेड। मतलब कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। तो कौन सा है, देखो रेक्टिफायर को हम ओवरलोड कर सकते हैं। ओके, अब 284 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वाई एक्साइटर इज एसेंशियली टू रन ए सिंक्रोनस मोटर। मतलब सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है।
क्यों आवश्यक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो रन एट ए सिंक्रोनस स्पीड, तो भाई तभी तो सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगा, एक्साइटर नहीं होगा तो नहीं चलने का वो। अब 285 में कह रहा है व्हाट इज द एप्लीकेशन रिक्वायर्ड डीसी। अब देखो किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसी होती है जिसमें डीसी की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो 286 एलईडी है, एलईडी आर अवॉइडेड एज ए कन्वर्टेड इन रेक्टिफायर डायोड, मतलब दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में क्यों डाला जाता है, तो क्यों देता, वेरी लो पावर कंजप्शन, एलईडी सबसे कम पावर कंजप्ट करता है इस वजह से। 280 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन सिंक्रोनस मोटर, मतलब सिंक्रोनस मोटर की एप्लीकेशन कौन सी होगी? सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर करेक्शन के, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखो 288 नंबर का क्वेश्चन, 288 क्या करा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। देखो मोटर जनरेटर सेट का एडवांटेज क्या हो सकता है, को डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजिली कंट्रोल कर सकते हैं हम डीसी आउटपुट को, ठीक है। 288 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो 289 में क्या कहेंगे, 289 क्या कहेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ एक्स ऑफ रोटरी कन्वर्टर। अब इस रोटरी कन्वर्टर में ये जो एक्स पार्ट है ये किसको डिनोट कर रहा है, भैया ये कर रहा है कम्यूटेटर कर रहा है, लेकिन कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में करता है, ठीक है, एसी को डीसी में। अब 290 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब एक व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डैम्पर वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर स्टार्टिंग। भाई सीधी सी बात है, ये कह रहा है डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं स्टार्टिंग में, तो ये डैम्पर वाइंडिंग करी क्यों रही है, क्योंकि वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जिससे मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी और स्पीड क्या करेगी, कांस्टेंट स्पीड पे घूमने लगेगा रोटर। ओके 291 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वाई द सिंक्रोनस मोटर इज फेल टू द रन एंड सिंक्रोनस स्पीड, मतलब सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति क्यों नहीं चलती, से क्यों नहीं चलती। तो ऐसा क्या हो सकता है, जब सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलेगी तो उसका एक्साइटेशन ही खराब होगा, क्योंकि एक्साइटेशन है तो मैग्नेटिक लॉकिंग होगी, वरना नहीं चलेगी। ओके अब देखो 292 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाउ द सिंक्रोनस मोटर यूज्ड एज सिंक्रोनस कंडेंसर, वो कैसे करेंगे, मतलब कि सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडक्शन के रूप में यूज करते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब हम उसको ओवर एक्साइटेड कर देंगे तभी उसको हम कहेंगे वो सिंक्रोनस कंडक्टर की तरह प्रयोग कर रहे हैं या कार्य कर रहा है। 293 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग क्या होता है, केवल स्टार्ट करना होता है और दूसरा होता है उसका हंटिंग को कम करना। 294 नंबर का देखिए, विच कन्वर्टर इज हाफ नहीं है भाई, हाई एफिशिएंसी, मतलब कि ऐसी कौन सी कन्वर्टर है जिसकी एफिशिएंसी सबसे अधिक होगी, वो SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, SCR की फुल फॉर्म है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें रोटेटिंग पार्ट है इसलिए कम एफिशिएंसी, इसमें रोटेटिंग पार्ट है इसलिए कम एफिशिएंसी। मरकरी आर्क रेक्टिफायर है, इसमें मरकरी होती है, आर्क इसमें पावर का कंजप्शन बहुत ज्यादा है इसलिए इसकी कम एफिशिएंसी। सबसे अच्छा होता है SCR। 295 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है। 295 नंबर का इसमें क्या कहा है, हाउ सिंक्रोनस मोटर वर्क एट पावर फैक्टर करेक्शन। हाउ मिस कैसे करता है, ओवर एक्साइटेशन में करता है, किसमें, ओवर एक्साइटेशन, वेरी मतलब कि फील्ड को हम एक्साइटेड करते तभी करते हैं, और फील्ड को एक्साइटेशन कंडीशन जो होती है वो ओवर एक्साइटेड वाली होती है, ठीक है, तो इसका बी आंसर है। अब देखो 295 क्वेश्चन तुम्हारा लास्ट था, ये जो जितने भी 295 क्वेश्चन है ना शुरू के, इनमें से लगभग 50% आपके उसमें आता है, एक से लेकर 295 लगभग 50% क्वेश्चन सेकंड ईयर के जो इलेक्ट्रिशियन है इसमें से ही आना है। आपको पास होना है तो इतना ही काफी है, लेकिन यदि आपको अच्छे नंबर से पास होना है, लगभग 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 में से आपको 75 ही करने हैं, तो जितने मैं 10 वीडियो लेकर आऊं उनको देखना है आपको, ठीक है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो एक मैराथन वीडियो होगी। मैराथन समझ रहे हो ना, इसका मतलब शुरू से मैं एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और उसके बाद लगभग 200-250 क्वेश्चन के आसपास होंगे, 300 क्वेश्चन के आसपास वो मैं कराऊंगा, ठीक है। और वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 या 2 घंटे की वीडियो होगी, बस आपको एक बार देखने बाद उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने का है आपका, ठीक है। अब मैं यही वीडियो को स्टॉप करता हूं, अब मैं उस वाली वीडियो को लेकर आऊंगा। ओके।